गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे आज के डेली टेस्ट पेपर का डिस्कशन। आज हम लोगों ने कंडक्ट किया था न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 23 और आज इसी के डिस्कशन के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। पेपर का लेवल मैं अभी इसको सॉल्व ही कर रहा था तो मुझे कोई खास इसका लेवल लगा नहीं, क्योंकि इसके मोस्टली जो क्वेश्चंस थे दे आर मोर और लेस फॉर्मूला ओरिएंटेड। मैंने एक दो क्वेश्चन डेलिबरेटली इसके अंदर में पुट किया था जस्ट टू चेक कि अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करें क्वेश्चन को तो बच्चा कैसे करता है। तो जो मैंने पाया वो यही था कि पेपर एक जो बच्चे अच्छे स्कोर कर रहे थे वो अच्छे ही कर रहे हैं। आज कुछ बच्चे जो थोड़े लो स्कोर कर रहे थे पिछले कई पेपर से, उनके मार्क्स बेटर आए हैं। तो अब आगे जाके देखते हैं, सॉल्यूशन डिस्कस करते समय हमें ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस पेपर डिस्कशन। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन चैप्टर का है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द स्ट्रेट लाइन whose sum of the intercepts on the axis is equals to half the product of the intercept। तो हमें यह पता है कि जो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर में जो हिस्सा कट कर रहा है उसको हम लोग एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, और वही लाइन वाई एक्सिस के ऊपर जो हिस्सा कट कर रहा होता है उसको हम लोग वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स, मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट। मतलब ये क्वेश्चन का कंडीशन ऑलरेडी दिया है, बट हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो कौन सी है और वो किस पॉइंट से पास करेगी, क्योंकि फाइनली तुमको पासेस थ्रू द पॉइंट पूछा हुआ है। तो इस पार्टिकुलर इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले 2 को यहां भेज देते हैं, और हम लोग को अच्छी तरह से मालूम है कि इस फॉर्म में यहां राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड्स को मैं डिवाइड कर दूंगा ए बी से, सो दैट मुझे वो 1 मिले। अब यहां से ए और ए कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 बाई बी। यहां से बी और बी कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 बाई ए, और यहां पे आ गया 1। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं मेरे इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ में तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इक्वेशन साफ साफ दिख रहा है कि एक्स पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 2 है। दैट मींस ये लाइन हमेशा पास करेगी 2,2 से। सो दैट मेक्स द आंसर एज बी ऑप्शन। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कोनिक सेक्शन के अंदर से सर्कल का है, और सर्कल के एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर जब हमें दिए होते हैं तो मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर तुम्हारे पास में किसी सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट्स है तो वी कैन फॉर्म आवर x1 y1। अगर ये हमारे एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर हैं तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म और डायमेट्रिक फॉर्म फॉर द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये बता रहा है कि जो डायमीटर है उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं -4,3 एंड 12,-1। तो ये बन गया x1, तो यहां पे लिख देंगे x प्लस 4, और यहां पे आ जाएगा x माइनस 12 प्लस y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इन टोटल तुम्हारे पास में सर्कल की इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y माइनस 51 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये लिखने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें क्या बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट विच द सर्कल मेक्स ऑन वाई एक्सिस। और मैंने तुम लोगों को क्लास में बताया हुआ है कि वाई इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी सर्कल के लिए 2 अंडर रूट का एफ स्क्वायर माइनस सी। तो 2 यहां लिख दिया, ये तुम्हारा माइनस जी माइनस एफ, मतलब इसका आधा करना है तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस 51 करोगे तो ये प्लस माइनस सी, यहां पे सी ऑलरेडी माइनस में है तो वो प्लस 51 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू हो गया
2 अंडर रूट का 52, और 52 को रूट के नीचे मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 13, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और फाइनल आंसर हो जाएगा 4 रूट 13. सो 4 रूट 13 इज द वाई इंटरसेप्ट कट बाय दिस सर्कल एंड करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है अगेन कोनिक सेक्शन का एलिप्स पार्ट से. तुम्हारे पास में एक एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, और एलिप्स कैसा होता है ये तुम लोग को पता ही है, तो मैं एक हल्का सा एलिप्स बना देता हूं यहां पे. सपोज कर लेते हैं कि ये है तुम्हारा एलिप्स. अब इस एलिप्स के ऊपर तुम्हारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट से इस एलिप्स के लिए हम लोग कितने टेंजेंट बना सकते हैं. इसकी थ्योरी मैंने तुम लोग को बताई थी कि कोई भी पॉइंट से किसी भी फिगर के लिए, स्पेसिफिकली सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, किसी भी पॉइंट से किसी भी कोनिक सेक्शन के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये डिसाइड कराता है तुम्हारा पॉइंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट कोनिक सेक्शन. सपोज करो वो पॉइंट कोनिक सेक्शन के बाहर लाई करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पॉइंट से तुम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. अब अगर वही पॉइंट कोनिक सेक्शन के ऊपर लाई करता है, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही तुम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. और अगर वो पॉइंट कोनिक सेक्शन के अंदर लाई करता है, तो फिर तो कोई टेंजेंट ड्रॉ होगा ही नहीं. वैसे टेंजेंट क्या होता है सबको मालूम है कि इट इज अ लाइन विच इज टचिंग एनी कोनिक सेक्शन एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट. तो हम लोग को सबसे पहले इस 2,3 पॉइंट को यहां पुट करके देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू 32 से बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, बराबर आ रही है. अगर बड़ी आ गई तो पॉइंट बाहर लाई करता है, तो बाहर लाई करता है तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे. अगर इक्वल्स टू 32 आ गया तो फिर ऑन द एलिप्स लाई करता है, तब एक टेंजेंट ड्रॉ होगा उसी पॉइंट पे. और अगर लेस देन 32 हो गया तो वो पॉइंट एलिप्स के अंदर लाई करता है, दैट मींस कोई टेंजेंट होगा ही नहीं. तो सीधा सा बात है 5 इंटू 4 9 इंटू 9, ये तो बहुत ही बड़ी वैल्यू आ रही है 81 प्लस 20. तो ऑब्वियसली बात है ये 32 से बड़ी होगी, दैट मींस पॉइंट यहां लाई करता है. तो मैक्सिमम टेंजेंट यू कैन ड्रॉ इज 2 एंड करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन. मैं थोड़ा सा डिटेलिंग ज्यादा कर दे रहा हूं, बट देन दैट इज रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना. क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी सी 3 वैल्यूज हैं एपी में है. हम लोग सबको पता है कि अगर 3 वैल्यूज एपी में होते हैं तो कंडीशन होता है 2b इक्वल्स टू a प्लस सी. और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि इफ देयर स्क्वायर्स इन द सेम ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर में अगर मैं इसके स्क्वायर्स को ले लूं तो ये तीनों वैल्यूज जीपी में है. तो जीपी का कंडीशन अगर हम लोग यहां लगा दें तो ये बन जाएगा b टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर सी स्क्वायर. क्योंकि अगर 3 वैल्यूज एपी में होती है तो बीच वाले नंबर का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड. अब इन दोनों को यूज करके मुझे बताना है क्वेश्चन के अंदर a प्लस सी टू द पावर ऑफ 4. तो इस इक्वेशन में a प्लस सी मुझे दिख ही रहा है, इसका पावर 4 अगर मैं कर दूंगा तो मुझे 2b के पावर में भी 4 लगाना पड़ेगा. दैट मीन्स टोटल आ गया 16b टू द पावर ऑफ 4. और b टू द पावर ऑफ 4 की वैल्यू तो यहां रख सकते हैं हम लोग. अब चेक करके देखो 16 a स्क्वायर सी स्क्वायर ये किस ऑप्शन में है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर था, ये a इज द करेक्ट आंसर. आई होप सबको ये क्वेश्चन आ गया होगा पेपर में. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में. अगला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है और थोड़ा सा लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो लोकस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने क्लास में ज़्यादा किए नहीं थे, यही सोच के कि ऐसे क्वेश्चंस में डेली टेस्ट पेपर में दे के तुम्हारे दिमाग में ये लोकस के क्वेश्चंस जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हैं उनको फिक्स कर सकूंगा. तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जिसके लिए ये बताया गया है कि जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल मॉडुलस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1. अब ऐसे क्वेश्चन के बाद वो तुमसे यही पूछेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करता है. तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय अपनी मन से एक कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म को लेट कर लेना है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है x प्लस आयोटा वाई होता है. अब इसको यहाँ पे पुट कर दो तो ये बन गया x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 पूरे का मॉडुलस, और ये बन गया x प्लस आयोटा वाई के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 1. तो ये तो मैं निकाल सकता हूं क्योंकि हम लोग सबको पता है कि मॉडुलस जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दैट इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. और यहां पे तो मॉडुलस के साथ स्क्वायर भी लगा है तो यहां से सिर्फ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाद में ये 1 इसके साथ लगा दो. अच्छा, यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, तो इसको ओपन करते हैं. ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब माइनस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस 2xy आयोटा माइनस 1.
अब इसके अंदर से अगर मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दूं, क्योंकि मुझे इनका अंडर रूट भी करना है और स्क्वायरिंग भी करना है, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब इसकी स्क्वायरिंग करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे एक साइड में स्क्वायर रूट का साइन आ गया है, दूसरा साइड में कुछ नहीं है, तो हम लोग सीधा यहां पे क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग करने वाले हैं बोथ साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो वहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से x टू द पावर ऑफ 4 प्लस y टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब इसको भी खोली लो उसी फॉर्मूला से, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और फिर माइनस का 2x स्क्वायर, और ध्यान रखना एक प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है। ये लिखने के बाद मैं फिर से राइट हैंड साइड में जो है उसको लिख रहा हूं, और इसके बाद मैं और कुछ नहीं लिखूंगा, आई विल डायरेक्टली राइट द आंसर, क्योंकि अब मुझे अगले स्टेप में आंसर मिल जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया है पूरा का पूरा। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन सी चीजें हम लोग आराम से कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये तीनों टर्म्स कैंसिल हो गए, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 और 1। अच्छा, एक यहां पे मुझे दिख रहा है ये भी कैंसिल हो रहा है। उसके बाद तुम्हारा क्या कैंसिल हो रहा है, 2y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली मुझे क्या दिख रहा है, आई एम रिड्यूस्ड विथ 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इसका रियल पार्ट जो होगा x, दैट इज 0। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर तुमने यही प्रूफ कर दिया कि तुम्हारा जो रियल पार्ट है, दैट मीन्स इन दिस केस x अगर 0 है, तो फिर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है। हम सबको पता है कि रियल रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तभी होता है जब उसकी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और यही d अगर लेस देन 0 हो जाए या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए तो हम लोग रूट्स को नॉट रियल बोलते हैं। ऊपर वाला रियल रूट्स के लिए है, नीचे वाला नॉट रियल रूट्स के लिए। तो हमें ये बातें पहले ही मैंने लिख दिया है सो दैट ये क्वेश्चन को हम लोग आसानी से अप्रोच कर सकें। तो हमारे पास में सबसे पहले तो क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स को वो रियल बता रहा है। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लो, ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो रियल रूट्स के कंडीशन के हिसाब से ये हो जाएगा 1 माइनस 4ab इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जहां से मैं लिख सकता हूं कि 4ab की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 1। इसको संभाल के रख लो। अब हमारे पास में एक दूसरा इक्वेशन भी है जहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट का ab इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। वो पूछ रहा है कि इसका रूट्स का नेचर क्या होगा। तो रूट्स का नेचर डिसाइड करवाता है उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac के हिसाब से ये तुम्हारा बन जाएगा बी स्क्वायर मतलब 16ab, ये बन गया तुम्हारा 16ab माइनस 4। अब ab यहां पे तुम देख सकते हो 4 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ये बन जाता है 4ab माइनस 1, और ab की वैल्यू लेस देन 1 वो कह रहा है। तो ab की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये ओवरऑल वैल्यू जो होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब है कि ये तुम्हारा बन जाएगा इमेजिनरी रूट्स। क्योंकि अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वैल्यू ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे जाके वो तुमको नेचर ऑफ द रूट्स भी इमेजिनरी ही देगा। तो करेक्ट आंसर इज इमेजिनरी रूट्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन पीएनसी का है और इसके बारे में हमने मॉर्निंग वाले क्लास में बात की थी कि करेंटली रनिंग टॉपिक में मैंने तुम लोग को शॉर्टकट्स लिखवाए थे ट्रायंगल परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के, जिसमें एक शॉर्टकट था कि इफ देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन देन आउट ऑफ दोज n पॉइंट्स नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज ऑलवेज nc3। तो ये क्वेश्चन वहीं तुमको ले जा रहा है और ये कह रहा है कि लेट tn डिनोट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स which can be formed using the vertices of a regular polygon of n sides, और कंडीशन है tn plus 1 minus tn equals to 21। मतलब पहले तुमको n plus 1 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उससे ट्रायंगल कितने ड्रॉ होंगे ये देख लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा n plus 1 c3, और फिर n पॉइंट्स हैं उसमें से कितने ट्रायंगल ड्रॉ होंगे तो दैट इज nc3, और इनका डिफरेंस तुमको दिया हुआ है 21 के इक्वल। अब क्या करना है देखो ध्यान से, nc3
NC2। मैंने इस पूरे के जगह में ये दोनों चीजें लिख दी। अब तुम बोलोगे सर ये कहां से आ गया, तो ये भी आया है उसी क्लास से जहां पे हमने ये शॉर्टकट पढ़ा था कि NCR प्लस NCR-1 अगर ये दोनों आ जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगी N+1 CR के साथ। तो ये चीज जरा यहां देखने की कोशिश करो, मैं तुम लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे N+1 C3 है, ये है NC3 और ये है NC2। अगर तुम्हारे नीचे के दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 का है, या ये कह लो कि ये दोनों कंसेक्यूटिव है, और ऊपर में जो n है अगर वो दोनों में सेम है, तो इसमें हमेशा एक ही चीज होगी कि n की वैल्यू 1 इंक्रीज कर जाएगी, जैसा कि हो गया N+1। और नीचे जो दोनों में से बड़ा नंबर है, अब जैसे यहां R है, यहां R-1 है, तो बड़ा कौन है? R है। तो इन दोनों में 3 और 2 में से जो बड़ा है वही रहेगा। तो हमारे पास ये चीज पहले से ही दी हुई थी, उसकी जगह मैंने फॉर्मूला का लेफ्ट हैंड साइड लिखा है NC3 प्लस NC2 और फिर माइनस NC3 इक्वल्स टू 21। तो सबसे पहले NC3 गायब हो गया और हमारे पास बचा NC2 इक्वल्स टू 21। और n की वैल्यू तुमको ऑप्शन में से पिक कर लेना है। बी ऑप्शन तुम्हारा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 7C2 को अगर तुम सॉल्व करते हो तो दैट ओनली विल गिव यू 21। सो सीधा टिक मारेंगे बी ऑप्शन को। करेक्ट आंसर इज देयर आर n पॉइंट्स, दैट इज 7। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह भी शॉर्टकट का क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का। इसमें मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में बाइनोमियल एक्सपेंशन है, जैसे कोई भी एक्सपेंशन अगर इस फॉर्म में है ax² + bx + c होल रेज़ टू द पावर ऑफ n, तो इसके अंदर से सम ऑफ द कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला होता है, आई होप सबको याद होगा, a + b + c होल रेज़ टू द पावर ऑफ n। अब ये क्वेश्चन वहीं जाके फंस रहा है। तुम्हारे पास में ऑलरेडी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, α² x² - 2αx + 1 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 51। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके जो कोफिशिएंट हैं, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इन दिस एक्सपेंशन वैनिशेस। वैनिशेस का मतलब है कि इनके कोफिशिएंट को जब तुम लेके ऐड करोगे तो वो वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। और यूजिंग दिस फैक्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ये तो खुद ही α-1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। तो अगले स्टेप में α-1 0 होगा और यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1। नाउ यू कैन सी सी इज द करेक्ट आंसर। आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस वो शॉर्टकट तुमको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। अब 9th क्वेश्चन में आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का एकमात्र ऐसा क्वेश्चन जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल है ABC जिसका एंगल A है 45 और एंगल C है 60 डिग्री, और तुमको फाइंड करना है A + C √2। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन साइन रूल के हिसाब से होगा। अब हमने क्या पढ़ा है कि साइन रूल में स्मॉल a को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं k साइन a से, और स्मॉल c को रिप्लेस कर सकते हैं k साइन c से। और हमारे क्वेश्चन में k के अलावा एंगल a की वैल्यू तो दे ही रखी है 45, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो मैं यहां पे लगा देता हूं k/√2। और उसी तरह से एंगल C 60 दिया है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये भी मैं यहां लगा देता हूं। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे 2√2, यहां आ जाएगा 2k, वहां पे जाएगा √2, तो ये बन जाएगा 2√3k। अब दोनों में से अगर तुम देखो तो 2k वी कैन टेक कॉमन, अंदर आ जाएगा √3 + 1 अपॉन में 2√2। अब यहां से तुमको थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, क्योंकि इसके आगे तुमको सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 को अगर मैं साइड कर दूं और k को भी साइड कर दूं, तो अंदर जो चीज दिख रही है √3 + 1/2√2, ये वैल्यू साइन 75 डिग्री की होती है। अब 75 के लिए मैं क्यों श्योर हो रहा हूं, क्योंकि इसके दो एंगल ऑलरेडी तुमको दे रखे हैं 60 और 45, तो हमने इस एंगल को एंगल बी ही बनाना है, और उस हिसाब से ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू है। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा 2k साइन बी, और तुमको जिस तरह से स्मॉल a की वैल्यू k साइन a और स्मॉल c की वैल्यू k साइन c मिली थी, तो उसी तरह से k साइन b तुम्हारा स्मॉल b का वैल्यू होगा, जिसको हमने प्रूफ कर दिया है कि इट इज 2 टाइम्स ऑफ दैट। सो 2b वाला ऑप्शन पिक करेंगे एंड b विल बिकम योर करेक्ट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन वो बच्चा आराम से कर सकता है जिसको साइन रूल के बारे में पता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी बच्चे नहीं कर पाए होंगे। अब चलते हैं आज के पेपर के आखिरी क्वेश्चन में, जो कि वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का। आराम से कर सकते हो अगर वैल्यू पुटिंग मेरे से अच्छे से सीख गए हो तो। इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x टू द बेस ऑफ k इज डिफाइंड बाय 1/k टाइम्स ऑफ साइन टू द पावर ऑफ k x
प्लस कॉस टू द पावर ऑफ के एक्स। और इसमें उसने पहले ही बिलोंग करवा दिया है एक्स को रियल नंबर पे, और के की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बदले में वो चाहता है कि तुम उसको एफ ऑफ एक्स टू द बेस ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ एक्स टू द बेस ऑफ 6 की वैल्यू निकाल के दो। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं तो k के जगह 4 एक जगह आ गया और k के जगह 6 एक जगह आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/4 साइन टू द पावर ऑफ 4x प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4x। ये अभी मैंने एफ एक्स टू द बेस ऑफ 4 की वैल्यू लिखी है। अब 6 के लिए लिखूंगा माइनस का साइन डाल के, तो ये बन जाएगा 1/6 साइन टू द पावर ऑफ 6x प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 6x। अब इसके आगे मैं सॉल्व करने के मूड में नहीं हूं, मैं सीधा यहां पे वैल्यू पुटिंग करूंगा। x को एक एंगल दे देता हूं 0 डिग्री, जो कि मेरे लिए सबसे इजी वैल्यू होगी। साइन 0 0 होता है, ये दोनों वैल्यूज यहां से कैंसिल आउट हो गई। कॉस 0 1 होता है, तो यहां दोनों जगह 1 आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर से 1/4 इंटू 1 और वहां पे माइनस 1/6 इंटू 1। एलसीएम ले लिया 12 का, 3 - 2, आंसर इज 1/12। अब देखना सिर्फ ये है कि 1/12 कहां है, तो ये बी ऑप्शन में है एंड इट विल बिकम योर फाइनल आंसर। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, एंड जो भी बच्चा इसको देख रहा होगा उसको बहुत इजीली सारी चीजें समझ में आ गई होगी। पिछले बार किसी ने वीडियो में कमेंट किया था कि सर लाइट साइड से गिरती है तो हम क्वेश्चंस देख नहीं पाते हैं, माने कुछ पार्ट क्वेश्चन के कट हो जाते हैं। तो इस बार मैंने थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया है, तो डू लेट मी नो कि वो प्रॉब्लम जो लाइट की वजह से क्वेश्चंस को कटने की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉर्ट आउट हुई है कि नहीं। आई होप हो गई है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो तो मैंने एक बार चेक कर लिया था। तो इन सारे सॉल्यूशंस को एक बार फिर से गो थ्रू कर लो अच्छी तरह से, एंड स्टिल इफ यू पीपल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ जो कि कल कंडक्ट होगा, उसके डिस्कशन के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो, अपने मार्क्स को इंक्रीज करो। जैसे आज कुछ बच्चे जो थोड़े पुअर स्कोरर थे उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, और जो बेटर थे वो हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल 5 के नीचे वाले हैं। तो डू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विद दिस पेपर पार्ट, और अपना फॉर्मूला वॉर्मूला की रिविजन जो है वो भी करते रहो, सो दैट यू कैन स्कोर हाई इन दिस डेली टेस्ट पेपर। चलो कल मिलते हैं, टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।